1 अप्रैल से एटीएम से पैसे निकालना महंगा पड़ने वाला है। बड़े बैंक आपकी जेब हल्की करने वाले हैं। क्या इसके बारे में पता है? टोल प्लाजा पर आपकी गाड़ी, आपकी कार, आपका जो भी व्हीकल है वो अटक सकता है। और इनकम टैक्स के बारे में बड़े बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। क्यों होने जा रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा पीपीएफ, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम या एसएसवाई, सुकन्या समृद्धि योजना, इनके अपडेट से अगर आप अनजान रहेंगे तो अपना नुकसान करवा बैठेंगे। और क्या टेक होम सैलरी में कोई कमी आने वाली है? आपको इस बारे में जानकारी है? सैलरी क्या कम हो सकती है? टेक होम सैलरी, सैलरी कम नहीं होगी, घर ले जाने वाली कम होगी। क्या ये हो सकता है? और रेल से सफ़र करने वालों को बहुत बहुत ध्यान से सुनना होगा। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। आज इसी पे चर्चा करेंगे। बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बदलने जा रही हैं, वो जान लीजिए फटाफट। 1 अप्रैल 2026 इससे एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बंधन बैंक ये अपने एटीएम नियमों में बदलाव करने जा रहे हैं। फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट, कैश विड्रॉल की लिमिट, अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगेगा। तो एचडीएफसी में यूपीआई से जो कैश निकासी है उसकी भी जो फ्री लिमिट है वो गिनी जाएंगी, काउंटेबल होंगी। पीएनबी ने कई डेबिट कार्ड्स की विड्रॉल लिमिट घटा दी है। और बंधन बैंक, इसका जो फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या है वो तय कर दी गई है, सेट कर दी गई है, फिक्स कर दी गई है। इन बदलावों के बाद ज़्यादा एटीएम इस्तेमाल करने पर हर ट्रांजैक्शन पर 23 रुपया प्लस टैक्स, 23 रुपये प्लस टैक्स आपको देना पड़ सकता है। ऐसे में ग्राहकों को ट्रांजैक्शन की बेहतर प्लानिंग करनी होगी। डिजिटल पेमेंट, बैंक के नए नियमों की जानकारी रखना ज़रूरी है। क्या बदलाव हो रहा है? एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बंधन बैंक, इनसे अगर आप जुड़े हुए हैं तो एटीएम नियम बदलने जा रहे हैं। फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट, कैश निकालने की जो लिमिट है, एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन अगर आप करेंगे उसमें चार्ज लगेंगे। इनके लागू होने के बाद ज़्यादा आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। एटीएम का इस्तेमाल जो है वो बहुत सोच समझ कर करना होगा। इसका सीधा असर उन पर पड़ेगा जो बार बार एटीएम का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे ग्राहकों को जो अपने कैश विड्रॉल, बैलेंस चेक, ऐसी गतिविधियों को थोड़ा सीमित रखना होगा। ऐसे नहीं कहीं भी खड़े, पान ठेले खड़े, ऐसे लगा घुमा दिए, बैलेंस चेक कर लिए, तो अतिरिक्त चार्ज से आप बच जाएंगे। किन किन बैंक के ने एटीएम पर चार्ज बदले हैं? एचडीएफसी बैंक। सबसे बड़ा बदलाव यूपीआई से कैश निकासी को लेकर एक बड़ा बदलाव है। यूपीआई आधारित कार्डलेस जो कैश विड्रॉल हुआ करता था, आईसीसीडब्ल्यू, उसे भी सामान्य एटीएम ट्रांजैक्शन की तरह गिना जाएगा। सेविंग और सैलरी अकाउंट वाले ग्राहकों को हर महीने अपने एचडीएफसी बैंक के जो एटीएम है उस पर 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे। दूसरे बैंकों के एटीएम पर मेट्रो शहरों में 3 फ्री, नॉन मेट्रो शहरों में 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे। ये बहुत पहले हुआ करता था, बाद में बदलाव इसमें करना पड़ा, अब फिर से यही नियम चालू हो गया है। फ्री लिमिट खत्म होने के बाद हर ट्रांजैक्शन पर 23 रुपये प्लस टैक्स ये आपको देना होगा। मोटा मोटी आप समझ लीजिए 23 से 25 रुपये आपको लग सकता है। पहले जो यूपीआई विड्रॉल है वो अलग से गिने जाते थे, अब वो फ्री लिमिट में शामिल हो गए हैं। पीएनबी ने क्या बदलाव किए, पंजाब नेशनल बैंक ने क्या बदलाव किए हैं? कई जो डेबिट कार्ड्स हैं इन पर रोज़ाना की जो कैश विड्रॉल की लिमिट है वो घटा दी गई है। प्लेटिनम, गोल्ड, बिजनेस कार्ड, इस पर पहले 1 लाख तक की निकासी की जा सकती थी, अब सिर्फ 50,000 निकाल पाएंगे। सेलेक्ट और सिग्नेचर कार्ड की जो इसकी कैटेगरी है, पहले 1.5 लाख निकाल सकते थे, अब सिर्फ 75,000 निकाल पाएंगे। कुछ कार्ड पर लिमिट आधी कर दी गई है। बंधन बैंक ने भी जो है फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या बदल दी है। अपने बैंक के एटीएम पर हर महीने 5 फ्री ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मिलेंगे। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे बैलेंस चेक करना वो अभी भी असीमित रहेंगे। स्टेटमेंट निकालना है, बैलेंस चेक करना है बार बार। दूसरे बैंकों के एटीएम पर मेट्रो शहरों में, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये जो मेट्रो सिटीज़ हैं इसमें 3 फ्री रहेंगे। नॉन मेट्रो शहरों में 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे जैसे बहुत पहले हुआ करता था। और इसके बाद बैंक के नियम के अनुसार चार्ज लगेगा। ये जो पूरे बदलाव हैं आरबीआई के निर्देश पर ही जारी किए गए हैं। बैंकों का कहना यह है कि इससे अनावश्यक एटीएम इस्तेमाल जो है वो कम होगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलेगा। ग्राहकों को ये सलाह है कि महीना शुरू होने से पहले वो अपनी फ्री लिमिट का ध्यान रखें। ज़रूरत से ज़्यादा एटीएम यूज़ करने पर 23 रुपये और जीएसटी, 23 रुपये प्लस जीएसटी ये आपको देना पड़ सकता है। बैंक ग्राहकों के लिए ज़रूरी जानकारी ये भी है कि यूपीआई, नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप से पैसे ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। अपने बैंक की ऐप या वेबसाइट पर नई लिमिट, चार्जेस आप चेक कर लें। मेट्रो, नॉन मेट्रो शहरों में दूसरे बैंक एटीएम यूज़ करने पर फ़र्क याद रखें। ये पूरे जो नियम है 1 अप्रैल से लागू रहेंगे। रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट के नियम भी बदले हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो यूपीआई कार्ड,
या वॉलेट से जब आप भुगतान करेंगे तो सिक्योरिटी जांच और टाइट हो जाएगी। अभी क्या होता है, अभी सिर्फ ओटीपी आपके मोबाइल पर आ जाता है, वो ओटीपी आप एंटर करते हैं और आपका काम हो जाता है। अब ऐसा नहीं होगा, 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया, कंपलसरी किया जाएगा, ये आरबीआई ने किया है। अब सरकारी योजनाओं के बारे में फटाफट जान लीजिए। बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं, सुकन्या समृद्धि जो बच्चियों के लिए है, एनपीएस है, नेशनल पेंशन स्कीम है, प्रोविडेंट फंड से जुड़ा हुआ। इसमें भी इसको चालू रखने के लिए हर साल 250 से 500 रुपये तक न्यूनतम आपको जमा करना कंपलसरी होगा। अगर ये खाता बंद हो गया तो इसे चालू करवाने के लिए, शुरू करवाने के लिए आपको पेनल्टी लगेगी, बैंक के चक्कर आपको काटने पड़ेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि पीपीएफ, एनपीएस, सुकन्या समृद्धि योजना, इनको आप बाकायदा चालू रखें। जो मिनिमम बैलेंस है उसे एटलीस्ट आप मेंटेन करें। सैलरी क्लास के लिए क्या ज़रूरी है, ऑफिस में आपको इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा कर देने हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो ऑफिस में इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करने होंगे। घर के किराए की रसीद हो गई, बीमा प्रीमियम की रसीद हो गई, होम लोन का ब्याज सर्टिफिकेट इसमें शामिल हो गया। ये डॉक्यूमेंट अगर समय पर नहीं देंगे तो कंपनी आपकी जो आखिरी सैलरी से ज़्यादा टीडीएस काट लेगी। वापस पाने के लिए फिर आईटीआर फाइल करो, आईटीआर फाइल करने के बाद पैसे का इंतज़ार करो। अब जो एक बहुत महत्वपूर्ण है, जो ट्रैवल करते हैं उनके लिहाज से, टोल प्लाजा पर कल से नगद भुगतान एकदम बंद हो जाएगा। ठीक, नगद भुगतान एकदम बंद हो जाएगा। वो जो अलग लाइन बनी रहती थी, कैश वाले इधर से आओ, बड़े बड़े शब्दों में कैश लिखा रहता, कैश तो बिल्कुल नहीं चलेगा। सिर्फ फास्टैग या यूपीआई से ही पेमेंट होगा। तो अगर आपके पास गाड़ी है तो इसका फास्टैग अकाउंट एक्टिव रखें। इसका उपयोग नहीं करते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि आपके स्मार्टफोन में कम से कम यूपीआई पेमेंट की सुविधा चालू है। बिना डिजिटल पेमेंट के टोल प्लाजा पर जुर्माना देना पड़ सकता है, यहां तक कि लौटाया भी जा सकता है। सभी टोल पर सिर्फ फास्टैग या यूपीआई से ही आप पैसे चुका पाएंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI, इसने फास्टैग का जो सालाना पास था उसकी भी कीमत बढ़ा दी है। बहुत ध्यान से सुनिए, सालाना फास्टैग का जो पास था, अगर आपने सालाना वाला लिया है, ईयरली पास आपने लिया है, तो इसकी कीमत बढ़ाई जा रही है। इसकी फीस अब तक लग रही थी 3,000 रुपये। अच्छा, चेंजेस बहुत छोटे छोटे लगेंगे आपको कि 23 रुपये यहाँ लग जा रहा है, 75 रुपया वहाँ लग जा रहा है, पर जब पूरा जोड़ेंगे तो जेब लंबी कट जाएगी। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। अब तक सालाना फीस जो थी ईयरली 3,000 रुपये थी, 1 अप्रैल से बढ़कर ये 3,075 रुपये हो जाएगी। ये जो वार्षिक पास है वो गैर व्यावसायिक वाहनों के लिए भी है। इसका इस्तेमाल करीब 1,150 टोल प्लाजा पर किया जा सकता है। एक बार ये शुल्क चुका दीजिए, इसे 1 साल तक या फिर 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग तक इस्तेमाल किया जा सकता है। वो रूल्स को लेकर हमने एक अलग वीडियो बनाया था जब ये NHAI ये लेकर आया था कि आप सालाना 3,000 रुपये हमको दे दीजिए। अब 3,000 से काम नहीं चलेगा, 3,075 रुपये आपको देने होंगे। 1 साल तक धड़ाधड़ गाड़ी भगाइए, लेकिन उसकी लिमिट है। अगर या तो 1 साल की लिमिट होगी और या फिर 200 जो टोल प्लाजा है वो आप क्रॉस कर लें। ठीक, अब जो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, आईटी रूल्स, इनकम टैक्स के रूल्स। इनकम टैक्स ITR दाखिल करने के नियमों में बदलाव हो जाएगा। क्यों बदलाव हो रहा है ये शुरुआत में मैंने आपको कहा था ना, दरअसल 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो जाएगा। 1961 के पुराने आयकर अधिनियम की ये जगह लेने वाला है। 1 अप्रैल से गैर ऑडिट करदाताओं के लिए ITR 3, ITR 4 दाखिल करने की जो तारीख है वो बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। अच्छा, भारत में अब तक पुरानी टैक्स प्रणाली में 2 अलग अलग वर्ष होते थे, साल होते थे। एक होता था वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर, जिस साल आपने आय अर्जित की है, और दूसरा होता था आकलन वर्ष, जिस साल का आप ITR फाइल किया करते थे, है ना। एक होता था फाइनेंशियल ईयर और एक होता था जिसका आप टैक्स पे कर रहे हैं, ITR जिसका फाइल कर रहे हैं। तो उससे काफ़ी भ्रम जैसी स्थिति बनती थी। अब नया जो इनकम टैक्स एक्ट है, दोनों को खत्म करके सिर्फ एक टैक्स वर्ष रखा गया, नहीं 1 ही साल रखा गया है। तो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि को टैक्स ईयर 26-27 कहा जाएगा। पहले याद रखना पड़ता था कि कैलकुलेशन किस ईयर का हो रहा है और किस फाइनेंशियल ईयर में हो रहा है, वो कंफ्यूजन खत्म। अब सिर्फ क्या है, टैक्स ईयर 2026-27 बस। अब टेक होम सैलरी से जुड़ा एक बड़ा नियम है, इसको लेकर अभी साफ नहीं किया गया। 1 अप्रैल से 4 नए जो श्रम संहिता जिसको कहा जाता है, लेबर कोड, वो लागू हो सकते हैं। कंपनियों के लिए कुल वेतन का कम से कम 50% हिस्सा बेसिक पे के रूप में रखना अनिवार्य होगा।
अब तक क्या हो रहा था कि आपकी बेसिक सैलरी हो गई, उसमें अलाउंसेस मिला दिए गए। अब ये कहा जा रहा है कि नहीं नहीं 50% तो बेसिक होना ही चाहिए। इसके बहुत चेंजेस आएंगे। अगर 50% बेसिक करनी पड़ी तो उसके बहुत सारे चेंजेस आएंगे। बेसिक सैलरी कुल वेतन के 50% से कम है तो आपके प्रोविडेंट फंड में योगदान बढ़ेगा। हर महीने हाथ में आने वाला जो वेतन होगा वो जाहिर तौर पर घट जाएगा। ठीक है, तो अब तक कई कंपनियों ने वेतन तय करते वक्त बेसिक सैलरी का हिस्सा कम रखा जाता था। आमतौर पर ये कुल वेतन का 20% हो सकता था, 20 से 40% तक होता था। अब कहा जा रहा है कि नहीं, पूरा 50% करो भाई। इस वजह से कर्मचारियों का जो प्रोविडेंट फंड है और ग्रेजुटी की जो राशि है वो कम जमा होती थी जब 20 से 40% रखा जाता था। मैंने कहा ना, सैलरी को तोड़ दिया जाता है अलग अलग हिस्सों में। आपके अलाउंसेस रख दिए जाते हैं, हाउस रेंट उसमें रख दिया, हाउस रेंट अलाउंस रख दिया जाता है, बेसिक सैलरी रख दी जाती है, स्पेशल अलाउंसेस हो जाते हैं। बाहर अगर आपका काम जाने आने का तो उसमें फ्यूल अलाउंसेस हो जाते हैं, अलग अलग कार अलाउंसेस हो जाते हैं, ड्राइवर सैलरी अलाउंसेस हो जाते हैं। तो बेसिक सैलरी कम कर दी जाती थी, 20 से 40% रखी जाती थी। अब अगर बेसिक सैलरी 50 कर दी जाएगी तो आपकी जो टेक होम सैलरी है वो कम हो जाएगी। ठीक, लेकिन ये नियम लागू होंगे नहीं होंगे इसको लेकर थोड़ा संशय है। तो केंद्र सरकार के 4 नए श्रम कानून लागू होने की संभावना है। इस बारे में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया, लेकिन अगर ये नए लेबर कोड लागू हो जाते हैं, कानून लागू हो जाते हैं, तो ग्रेच्युटी की व्यवस्था भी बदल जाएगी। अब जो वेतन संरचना है, वेतन का जो स्ट्रक्चर है, सैलरी स्ट्रक्चर है, उसमें बेसिक पे और डीए यानी महंगाई भत्ता, उसका हिस्सा बढ़ जाएगा। अब जब ये हिस्सा बढ़ जाएगा तो ग्रेच्युटी का लाभ भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्रेच्युटी बेसिक सैलरी से ही कैलकुलेट होती है। कर्मचारियों को जो एचआरए मकान किराया भत्ता मिलता है, इसके लिए कर्मचारियों को अपने मकान मालिक का पैन कार्ड और किराया का जो आप भुगतान कर रहे हैं उसकी रसीद प्रमाण देना ज़रूरी होगा। तो ये आपके सैलरी से जुड़े रूल्स हैं नए लेबर कोड के हिसाब से। फटाफट अब आपको बता देते हैं कि रेलवे टिकट रद्द करने का जो शुल्क है, कैंसिलेशन, टिकट कैंसिलेशन, उसमें भी बदलाव है और वो भी 1 अप्रैल से ही लागू होगा। कैंसिलेशन के नियम, ट्रेन के डिपार्चर प्रस्थान से 8 घंटे से 24 घंटे के पहले अगर आप टिकट रद्द करते हैं, 8 से 24 घंटा, 8 घंटा से लेकर 1 दिन, तो 50% रिफंड मिलेगा। 24 से 72 घंटा, 1 दिन से 3 दिन तक, तो 25% की राशि सिर्फ काटी जाएगी, 75% आपको दे दिया जाएगा। और जो निर्धारित प्रस्थान समय से 72 घंटे से पहले टिकट रद्द कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिफंड मिलेगा, लेकिन एक फ्लैट पर्टिकुलर फिक्स मतलब कैंसिलेशन शुल्क आपसे लिया जाएगा। वो भी क्लियर नहीं हुआ है, वो जैसे जैसे आगे होगा वो क्लियर हो जाएगा। और इन सब के बाद अगर 8 घंटे से कम समय के पहले टिकट रद्द की जा रही है, 8 घंटे या उससे कम वक्त में, कोई रिफंड नहीं मिलेगा आपको, मतलब वो पैसे तो गए। तो जो करना है गुरु 8 घंटा पहले करना होगा, नहीं तो पैसा जाएगा। रेलवे ने यह भी बताया कि यात्री अब ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से डिपार्चर से पहले 30 मिनट तक अपना जो बोर्डिंग पॉइंट है वो बदल सकेंगे। मुझे भाई भोपाल में नहीं उतरना, हबीबगंज तक जाना है, ठीक है, पहले ये नहीं होता था, अब 30 मिनट पहले तक बदल लो। जिन शहरों में 1 से ज़्यादा रेलवे स्टेशन है वहाँ के यात्रियों के लिए इससे सुविधाजनक माना जा रहा है, जैसे भोपाल हो गया और हबीबगंज, जिसका नाम अब रानी कमलापति कर दिया गया, सिकंदराबाद और हैदराबाद हो गया। दिल्ली के जो स्टेशन है, दिल्ली में जैसे 3 बड़े स्टेशन हैं, तो आप 30 मिनट पहले अपडेट कर दो। ठीक, ये रेलवे से जुड़े नियम हो गए, ये भी 1 अप्रैल से ही लागू। पैन कार्ड से जुड़े नए नियम, पैन कार्ड के लिए आवेदन करते वक्त अब केवल आधार कार्ड को जन्मतिथि का प्रमाण नहीं माना जाएगा, बीच में माना जा रहा था। तो अब जन्म प्रमाण पत्र कैसे, कक्षा 10 का प्रमाण पत्र जिसको हाई स्कूल सर्टिफिकेट बोलते हैं वो देना होगा या फिर पासपोर्ट देना होगा, ये कंपलसरी है। इसके अलावा आधार कार्ड के अनुसार ही पैन कार्ड का नंबर अब जारी किया जाएगा, इसीलिए आधार से जुड़ी जानकारी का एकदम सही सटीक होना जरूरी है। पैन कार्ड के लिए आवेदन के फॉर्म जो हैं वो 1 अप्रैल से जो है बदल जाएंगे, नए वो फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे, ये भी लागू होगा। अब जो एक और रूल है क्रेडिट स्कोर, ये सीधे सीधे तो आपको असर नहीं करता है, क्रेडिट स्कोर से जुड़े जो नियम है वो भी बदलने वाले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने बैंकों को आदेश दिया है कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों को साप्ताहिक आधार पर लोन से जुड़े डाटा की रिपोर्ट देना है। इसे भी 1 तारीख से लागू किया जाएगा। अब तक क्या हो रहा था, पखवाड़े में 15 दिन में दे रहे थे, आरबीआई कह रहा है नहीं 7 दिन में रिपोर्ट दो। बैंकों और बाकी कर्ज देने वाली संस्थाओं को हर महीने निर्धारित तारीख पर लोन का डेटा अपडेट करना होगा। और एक चीज, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बहुत सारे लोग बचत के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं।
1 अप्रैल से SGB सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पर टैक्स से जुड़े नियम चेंज हो रहे हैं। जिन लोगों ने बॉन्ड रिजर्व बैंक के बजाय सेकेंडरी मार्केट से लिए, अब ये दो तरीके से मिलता है, या तो आप डायरेक्ट RBI से ले लो, और या फिर आप ऐप के थ्रू, शेयर बाजार, इनके थ्रू अगर ले रहे हो आप सेकेंडरी मार्केट से, उस पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। कमाई पे आपसे सरकार पैसा ले लेगी, ठीक। और जो लोग RBI से बॉन्ड की खरीदारी करेंगे और पूरे टाइम के लिए, जैसे 5 साल के लिए आपने लिया, तो 5 साल तक आप अगर उन्हें होल्ड करेंगे, उनको ही कैपिटल गेन से छूट मिलेगी। 3 साल में, 4 साल में, 1 साल में, 2 साल में अगर पैसा निकाल रहे हैं, तो जितना गेन आपको हुआ है, 100 रुपये पे 50 का अगर प्रॉफिट हुआ है, तो 50 का 12.5% देना पड़ेगा। और सेकेंडरी मार्केट से लिया है अगर, तब तो देना ही देना पड़ेगा। ये बॉन्ड से जुड़े नियमों में बदलाव। तो 1 अप्रैल ये वाला जो है बड़ा क्रांतिकारी ये होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे रेलवे के नए नियम, इनकम टैक्स का नया नियम लागू होना है। आमतौर पर हर महीने कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं। हर अप्रैल फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है और नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है। लेकिन इस बार कई नए रूल्स, नए कानून भी लागू हो रहे हैं। और अगर लेबर कोड, नया लेबर कोड लागू हो गया, श्रम संहिता जिसे कहते हैं, तो भैया टेक होम सैलरी पर भी इसका असर पड़ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला अप्रैल। तो इस बार अप्रैल, जो 1 अप्रैल है, वो सिर्फ अप्रैल फूल की वजह से खास नहीं है, बहुत सारे लोगों का फूल बनने वाला है। बहुत ध्यान से आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।